तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होगे एंड कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होगे लाइफ में अपनी। सो आज की जो ये वीडियो होने वाली है, बेसिकली ये वीडियो होगी हमारी कि जो बच्चे प्लान कर रहे हैं कनाडा आने का 2024 में या फिर 2025 में। उनको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं पहले अपने कनाडा प्रोसेसिंग के टाइम पे, और जब भी वो अपनी फ़ाइल प्रोसेस करेंगे तो उनको स्टार्टिंग से लेके एंड तक कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं और किस ऑर्डर में स्टेप्स लेने ताकि उनको प्रॉब्लम ना आए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपनी, और हम अपने सारे स्टेप्स बताएंगे इसमें। इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपको सब ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगा, डिटेल्ड में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि अगर डिटेल करूँगा तो काफ़ी वीडियो लंबी बन जाएगी। और अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो कि आपको कोई स्टेप को डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट डाउन कर देना नीचे, तो मैं आपको कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। एंड अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आए तो मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड कंप्लीट वीडियो लेके आ जाऊँगा नेक्स्ट आपके लिए, ताकि आपका जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपका आता है IELTS और PTE का एग्ज़ाम। तो इन दो एग्ज़ाम को आपको देना होता है ताकि आपकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है वो चेक हो पाए कि आप कितने प्रोफिशिएंट हो इंग्लिश को बोलने के लिए और नहीं। वहाँ पे आपके ये 4 मॉड्यूल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें आपका रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, ये सब 4 मॉड्यूल्स आपके होते हैं इसके अंदर, जिससे आपकी इंग्लिश की टेस्टिंग होती है। राइट। और इन 4 मॉड्यूल्स में आपके जो मार्किंग होती है वो 9 बैंड से होती है। आइल्स के अंदर पीटी का मुझे नहीं पता, बिकॉज मैंने पीटी नहीं करी। बाकी आप उसको सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी पीटी के रिगार्डिंग भी। तो अगर मैं बात करूँ आइल्स की, तो आइल्स की जो फ़ीस है वो अभी रिसेंटली मैंने चेक किया था गूगल पे, तो 17,000 समथिंग कुछ शो कर रहा था IDP। बिकॉज इंडिया के अंदर IDP की ही मोनोपोली है इस टाइम पे, तो IDP ही कंडक्ट करवाता है एग्ज़ाम IELTS के। तो ये आपको अपना पहले एग्ज़ाम देना है, और इसके लिए अगर जो बच्चे इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग हैं ऑलरेडी तो वो तो डायरेक्ट एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। बाकी एक बार ही फॉर्मेट आप देख सकते हो। और अगर रही बात आपको फिर भी कोचिंग चाहिए तो आप कोचिंग ले सकते हो। कोचिंग की जो फ़ीस होती है वो वेरी करती है अराउंड 5,000 टू 10,000 के बीच में पर मंथ की, ये वेरी करती है फ़ीस। और ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंस्टीट्यूट में जा रहे हो और कितना रेनाउंड इंस्टीट्यूट है वो। राइट। सो अब आइल्स का एग्ज़ाम दे दिया आपने। अब आपका आइल्स का आपका जब एग्ज़ाम आपका क्लियर होता है तो आपको आइल्स की TRF मिलती है, जिसमें आपके बैंड स्कोर्स मेंशन होते हैं। और कनाडा एंटर करने के लिए आपको जो मिनिमम बैंड स्कोर रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, तो वो होती है आपकी 6.5 ओवरऑल एंड नॉट लेस देन 6 इन ईच मॉड्यूल। ठीक है। और ये डिपेंड भी करता है आपके हर एक आपके कॉलेज के ऊपर और यूनिवर्सिटी के ऊपर कि आप कौन से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट ले रहे हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो मेक श्योर कि जब भी आप अपना आइल्स का एग्ज़ाम दो तो उससे पहले अपने जो भी आपने कॉलेजेस सोचे हों जाने के लिए, उन कॉलेजेस में एक सिलेक्ट कर लो और एक उतना मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करो आप। राइट। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कॉलेज सिलेक्शन का। अब आपने एग्ज़ाम दे दिया, तो अब आपको कॉलेज सिलेक्शन करनी है। इसके लिए आपको R&D करनी पड़ेगी। R&D के अंदर आपको 2 चीज़ सर्च करनी है, नॉट ओनली कॉलेज सिलेक्शन बट आपको उसके साथ साथ आपको प्रोविंस भी सिलेक्ट करनी है, क्योंकि 2024 में कनाडा गवर्नमेंट ने जो कनाडा के अंदर हर प्रोविंस के ऊपर कैप लगा दी है। जैसे ओंटारियो के ऊपर ये कैप लग चुकी है, नोवा स्कोशिया, हर एक प्रोविंस के ऊपर कैप लग चुकी है कि इस टाइम पे इतने ही बच्चे यहाँ पे आ पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप वाइजली डिसीजन लेना अपना। तो अब नेक्स्ट स्टेप आपका आता है, आपने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, आपने प्रोविंस सेलेक्ट कर ली। अब आपने इसके बाद आपने एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है अपनी। अब एप्लीकेशन फ़ाइल करने के लिए आपकी हर कॉलेज की डिफरेंट फ़ीस होती है। कुछ कॉलेजेस में आपका पूरा वेव ऑफ होती है आपकी फ़ीस, कुछ में 50% होती है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपने कितने कॉलेजेस में करना है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप सिंगल कॉलेज में अप्लाई करके मत बैठना, कम से कम 2 से 3 कॉलेजेस में अप्लाई करना, ताकि आप एक सेफ साइड रहो। अगर आपको जिसमें आपने अप्लाई किया आपको उससे ना आया तो सेकंड कॉलेज से आपको ऑफर मिल पाए। और एक चीज़ ध्यान रखना जब आप कॉलेज अप्लाई कर रहे होगे कि कोई भी पब्लिक प्राइवेट कॉलेज और कोई भी प्राइवेट कॉलेज में इनरोलमेंट मत लेना, बिकॉज 2024 में कनाडा गवर्नमेंट ने ये नोटिस इशू कर दिया है कि जो बच्चे भी 2024 में मई 15 के बाद जो बच्चे कनाडा में आ रहे हैं पब्लिक प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट कॉलेजेस में, उनको वो वर्क परमिट इशू नहीं करेंगे। सो मेक श्योर कि आप ये गलती मत करना। और अगर आपका एजेंट ने ये चीज़ आपको वो फोर्स कर रहा है तो उसको साफ छोड़ दो एजेंट को, उसको ब्लॉक कर दो भाई, और दूसरा एजेंट ढूंढो अपने लिए। तो वही बेटर है आपके लिए। राइट। अब आपका ऑफ़र लेटर आ गया। अब ऑफ़र लेटर के बाद आपको अपनी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ़ीस पे करनी होती है सीट बुकिंग के लिए बेसिकली। तो जब वो आप फ़ीस पे करोगे तो आपको मिलेगा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जिसको हम बोलते हैं LOA। अब LOA लेने के बाद आपने अपना मेडिकल करवाना है। मेडिकल करवाओगे, मेडिकल के लिए आपके 2 से 3 इंस्टीट्यूट हैं, बाकी आपको लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट मिल जाएगा IRCC की वेबसाइट के ऊपर कि कहाँ से आप इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे एलिजिबल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आपका मेडिकल का एग्ज़ाम आप कंडक्ट करवा सकते हो। तो वहाँ से अपना मेडिकल करवाना ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो वैलिड रहे।
IRCC के लिए। और नेक्स्ट आपका आता है स्टेप इसी के साथ आपका GIC अकाउंट ओपन करवाने का। आपने मेडिकल करवा लिया, अब आप तो जब GIC अकाउंट आप ओपन करवाओगे कनाडा के अंदर, तो मेक श्योर कि आप सिर्फ जो आपके जो मेजर बैंक्स हैं सिर्फ उन्हीं में खुलवाना। इंडियन बैंक्स में जैसे ICICI बैंक होगा, इसे मत खुलवाना अनटिल अनलेस कि उसका किसी टाई अप हो किसी के साथ। जैसे मेरे केस में ICICI बैंक का टाई अप था RBC के साथ, तो मुझे कोई इशू नहीं आ रहा। बट अगर आप इंडिविजुअल ICICI के साथ खुलवाते हो अगर आप अकाउंट, तो आपको फिर काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा उनके बैंक को विजिट करने के लिए, राइट। सो ये चीज़ मत करना। और जो आपके मेजर बैंक्स हैं वो हैं स्कॉशिया, RBC, CIBC, तो ये कुछ आपके मेजर बैंक्स हैं कनाडा के अंदर। अब आपने अपना GIC अकाउंट भी ओपन करवा लिया, अब आपकी आती है वीज़ा फाइलिंग की। अब वीज़ा फाइलिंग से पहले आपने एक स्टेप लेना डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस इंडिया में है तो आपको पूरा वर्क एक्सपीरियंस दिखाना है अपना। और उसके लिए आपको सैलरी स्लिप्स होगी, आपके ऑफर लेटर्स हो गए, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स हो गए, आपके रेफरेंस लेटर हो गए, सब कुछ आपको चाहिए उसके लिए। तो आपने वो सब कलेक्ट करने हैं, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आप चाहते हो शो करना। अब वीज़ा फाइलिंग के लिए अगर आप वीज़ा फाइलिंग ऑनलाइन कर रहे हो तो प्रॉपरली उन हर एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आप लगाओ। और मेक श्योर कि आपकी प्रॉपर फाइल अटैच्ड हो, हर एक डॉक्यूमेंट क्लैरिफाई हो। और अगर तो आप अपनी अपनी फ़ाइल आप SGS कैटेगरी में लगा रहे हो तो आपको फ़ंड्स शो करने की नीड नहीं है। बट फिर भी आपने सेफ साइड के लिए आप प्रॉपर्टी वैल्यूएशन या CA शीट दिखा सकते हो, ताकि आपकी फ़ाइल ही स्ट्रॉन्ग हो आगे। बिकॉज GIC जैसे अब आपको पता ही है कि GIC इन्होंने अमाउंट डबल कर दिया रिसेंटली, तो इनके साथ साथ आपको इतना अब नीड नहीं होगी मे बी अपने प्रूफ ऑफ फंड शो करने की। बट फिर भी एक सेफ साइड के लिए अपनी फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप दिखा सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, अगर आपने अपना वीज़ा एप्लीकेशन लगा दिया आपने, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है आपका बायोमेट्रिक्स का। तो जैसे ही आप अपनी वीज़ा फाइलिंग करोगे आपको 2 से 3 दिन में आपको मेल आ जाएगी IRCC के पोर्टल पे, या बेसिकली आपके GC की पोर्टल के ऊपर आपको मेल आ जाएगी, जिसमें आपको आपका बायोमेट्रिक्स की डेट मिल जाएगी। तो आपने बायोमेट्रिक्स के लिए जाना है आपने वीज़ा सेंटर में, एंड वहाँ जाके आपकी बायोमेट्रिक्स होगी। बायोमेट्रिक्स से आपको एक लेटर मिलेगा, वहाँ से आपको वो संभाल के रखना है। और इसके बाद जैसे ही आपकी बायोमेट्रिक्स कंप्लीट होती है, सबमिट होगी आपकी बायोमेट्रिक्स, आपको उसके बाद आपको वेट करना अपने वीज़ा आने का। सो आपका वीज़ा आएगा, उसके बाद आपको आगे अपने फर्दर स्टेप्स लेने हैं। पासपोर्ट प्रिंटिंग का आपका स्टेप आता है उसके बाद, कि जब आप अपना वीज़ा आप अप्लाई कर लेते हो तो देन आपको अपने पासपोर्ट को प्रिंटिंग के लिए दे के आना पड़ता है। या तो आप दे सकते हो यहाँ पे खुद जाके इन पर्सन दे के आओ, या फिर आप कुरियर सर्विस भी यूज़ कर सकते हो उस चीज़ के लिए। मैंने पर्सनली, क्योंकि वो मेरे घर से सिर्फ 15 किलोमीटर्स की मतलब दूर था मेरे घर से वो, तो मैं पर्सनली खुद ही गया था और मैंने हर स्टेप अपने आप खुद ही किया है। और मेक श्योर कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप अपने एजेंट्स पे रिलाई मत करना। बिकॉज़ एजेंट्स का क्या सीन है कि वो आपको अपने उनकी जहाँ पे ज़्यादा कमीशन होगी, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखे हैं कनाडा आने के बाद कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एजेंट्स पे ही रिलाई करके अपना कोर्स लेके आए हैं, अपने कॉलेज सिलेक्शन करके आए हैं, ताकि अब उनको यहाँ पे आके काफ़ी दिक्कत हो रही है, उनको कोर्सेज चेंज करने पड़ रहे हैं। इवन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी आए हैं और वापस भी जा रहे हैं इंडिया। तो मेक श्योर कि ये गलती मत करना आप लोग, और अपनी R&D खुद करना और अपने अकॉर्डिंगली ही अपने अब आपका लास्ट स्टेप आता है आपका, जब आपका वीज़ा आ गया तो। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके नेक्स्ट स्टेप की, वो आपका आता है कि आपने एक फ़ाइल मेंटेन करनी है, जिसमें आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपने जितने डॉक्यूमेंटेशंस लगाए हैं, आपने जितनी आपको मेल्स आई हैं कॉलेज से, आपने सब कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करवाना है कलर और ब्लैक एंड वाइट में, और अपनी एक फ़ाइल रेडी करनी है ताकि आप उसको कनाडा साथ लेके आ सकते। नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं आपकी लास्ट स्टेप की, जो कि आपका है टिकट बुकिंग का। फ़्लाइट टिकट को अगर आपका जो वीज़ा है वो 2 से 3 महीने पहले आ चुका है कनाडा का, तो मेक श्योर कि आप उसकी फ़्लाइट टिकट बुक करवा के रखो, क्योंकि जितना आप डिले करोगे फ़्लाइट टिकट के अंदर, उतनी आपको फ़्लाइट टिकट एक्सपेंसिव होती रहेगी। आपकी प्राइसेस उसके काफ़ी फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं। तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ मत गलती करना। मेरे केस में मैंने एक गलती की थी, और मेरा सिर्फ 1 मिनट की देरी से मेरे हाथ से वो फ़्लाइट टिकट निकल गई, तो मुझे थोड़ी महंगी टिकट करवानी पड़ी थी अपने लिए। तो ये आप गलती मत करना, और फ़्लाइट टिकट अपनी जल्दी से जल्दी बुक करवा के रखना, ताकि आप एक सेफ़ साइड रहो। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली जो मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी उनकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और भाई, अगर आपको मेरी वीडियोस, मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि वीडियोस पे व्यूज़ तो आ रहे हैं बट मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं करा जा रहा। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए। क्योंकि जितना आप लोग कमेंट्स करते हो, जितना आप लोग सब्सक्राइब करोगे चैनल को, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे अपने चैनल ग्रो करने के लिए। सो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।